हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। यूजीसी नेट लॉ की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम करेंटली पढ़ रहे हैं फैमिली लॉ। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना। हम यहाँ पे पीवाईक्यूज 2019 से 2025 तक के यानी पास्ट 10 पेपर्स के पीवाईक्यूज करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें फैमिली लॉ। लास्ट टॉपिक में हमने 2 साल के पेपर डिस्कस किए थे। इस बार हम जून 2020 एंड उसके अलावा नवंबर 2021 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, बीच में एग्जाम नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड, तो ये 2 पेपर्स हम इस बार डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड या जीएस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं देन डू सब्सक्राइब टू माय अदर चैनल। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ पीवाईक्यूज की आफ्टर द लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाती हैं। प्लस लेक्चर की अपडेट्स की कौन सा लेक्चर होने वाला है, क्या सीन है, सब कुछ आपको वहाँ मिल जाता है। सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम, आप हमारे साथ वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो देन डू हाइप इट एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। ऑल्सो किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है कि आंसर सही है कि नहीं है देन डू चेक द पिन्ड कमेंट, या आप कमेंट में सवाल पूछ लेना। पहले पिन कमेंट चेक करना, अगर वो दिख नहीं वहाँ पे उसको करेक्ट कर दिया होगा। टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ बाइगैमस हिंदू मैरिज इज। बाइगैमस मैरिज हिंदू में अगर हो रही है तो वो कैसी है? वॉइड बट नॉट पनिशेबल, ऑप्शन बी वॉइड बट पनिशेबल, ऑप्शन सी वॉइडेबल या फिर डी वैलिड। करेक्ट आंसर इसका है बी वॉइड एंड पनिशेबल। बहुत इजी क्वेश्चन है। सेक्शन 17 क्लियरली नाम ही यही है, पनिशमेंट फॉर बाइगेमी। अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा है तो आपको पता है कि बाइगैमी पनिशेबल है। और कहाँ पनिशेबल है? आईपीसी के सेक्शन 494 एंड 495 के अंदर। उनका बेयर एक्ट यहाँ पे अटैच्ड है। सेक्शन 17 क्लियरली बोलता है कि ऐसी शादी वॉइड होगी और पनिशेबल भी होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग जजमेंट्स। अब देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के 4 केसेस दिए हैं, इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। अब ऐसे केसेस में क्या है, आपको केस अगर पता है और उसका टाइमलाइन का अंदाजा है तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, नहीं तो ये थोड़े हिट एंड मिस वाले ही क्वेश्चंस होते हैं। जहां पे भी केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है या ऐसी चीज जो आपके बेसिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड नहीं है, जैसे कि पिछला क्वेश्चन बेयर एक्ट बेस्ड था, तो आपने पढ़ा है तो आपको आता होगा। ठीक है, पर यहाँ पे जरूरी है कि आपको केस पता हो, पहली बात। और कई बार इसमें आपको ये भी ट्विस्ट कर सकते हैं, कोई एक आधा केस हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो ही ना, और चूज करने को बोलें कि इनमें से कौन सा केस यूसीसी से रिलेटेड है, एक्सेट्रा। तो इन क्वेश्चंस में आपको इन्हें पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना होगा कि जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस 1 या 2 आते हैं तो आप मान के चलो, आप अपने तरफ से केस लॉस तैयार करके चलो। 15-20 दिन के हिसाब से बोलूंगी, पीवाईक्यूज में जितने एटलीस्ट उन्हें अच्छे से कर लो। एक्स्ट्रा करने का टाइम नहीं है, और सारे केस लॉस आप कभी जिंदगी में तैयार नहीं कर सकते। बाकी आपकी किस्मत है पेपर में किस तरीके से आ जाए। हेल्पफुल ये होता है कि अगर एक भी ऑप्शन ऐसा आता है तो आप एटलीस्ट ऑप्शन एलिमिनेशन कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं रैंडमली बोल रही हूँ, मान लो आपको पता है इनमें से एक केस तो हर हाल में 1950s के टाइम का है, बहुत पुराना है, और कोई किसी केस का आपको ऑप्शन है कि ये तो पक्का 2000s का है। रैंडम एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप कम से कम आपको ये पता होगा कि ए जो है वो सी से तो पहले ही आना चाहिए, तो आप वो ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे जिनमें सी के बाद ए दिया है, राइट। तो वो चीजें हेल्पफुल होती हैं। अब ऑप्शंस देखते हैं। ए डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी जॉन वैलोमैटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर डी मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। और ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं कॉम्बिनेशन के। इसका करेक्ट आंसर है सी, डी सी ए एन बी, ये करेक्ट ऑर्डर है। केसेस देख लेते हैं। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985, इसके बारे में हमने AIB में भी पढ़ा था। बहुत फेमस केस है ये, हर हाल में आपको पता होना चाहिए और इसका टाइम भी पता होना चाहिए। Maintenance of Muslim women under Section 125 CRPC, like women of any other religion. Personal law cannot override secular criminal law. अभी इसके ऊपर रिसेंटली एक मूवी भी आई है, ठीक है। इन फ्यूचर डिसलाइक टू मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, बहुत बेसिक है, आपको हर हाल में पता होना चाहिए। इसका ईयर कैसे याद रहेगा, इसी के अगले साल आया था 86 में एक्ट, ठीक है। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अनदर अ वेरी फेमस लैंडमार्क केस। हिंदू मेन कन्वर्टिंग टू इस्लाम फॉर सेकंड मैरिज। क्या होता था, हिंदू आदमी को अगर एक से ज्यादा शादी करनी हो तो वो इस्लाम में कन्वर्ट कर जाता था कि यहाँ तो अलाउड है। तो उस केस में 1995 का केस है, कोर्ट ने इसे वॉइड डिक्लेयर किया था कि अगर कोई हिंदू आदमी सिर्फ इसलिए इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा है कि वो दूसरी शादी कर सके तो वो वॉइड मानी जाएगी, और बाइगैमी में पनिशेबल भी होगा। अब देखो, बाइगैमी में पनिशेबल आपने पीछे एक कभी क्वेश्चन किया था, उसी से रिलेटेड केस भी आया है, देखो। नेक्स्ट, डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का केस है। वैलिडिटी ऑफ डिवोर्स एक्ट की बात हुई थी 1986 का। ये जो अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे डिवोर्स एक्ट आया ना मुस्लिम वेमेन का, इसी की वैलिडिटी को लेकर सवाल था।
कोर्ट अपहेल्ड द एक्ट प्लस बैलेंस्ड विमेन्स राइट विद पर्सनल लॉ. मुस्लिम हस्बैंड अगर है, ही मस्ट मेक रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन फॉर हिज डिवोर्स्ड वाइफ विद इन द इद्दत पीरियड, और वो इतने सफिशिएंट होने चाहिए कि उसकी फ्यूचर लाइवलीहुड को भी सिक्योर करे, ना कि सिर्फ इद्दत पीरियड को. ठीक है. जॉन वाल्टमॉन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का केस है. राइट्स ऑफ क्रिश्चियंस अंडर सक्सेशन लॉ. सेक्शन 118 जो था, जो रिस्ट्रिक्ट करता था क्रिश्चियंस को फ्रॉम bequeathing प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस चैरिटी विदाउट प्रायर डिक्लेरेशन, इस सेक्शन को ही स्ट्रक डाउन किया गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14, कि उसका वायलेशन है. ठीक है. तो ये क्रोनोलॉजी है, ध्यान रखना. 1985 शाबानो बेगम केस, 1995 सरला मुद्गल केस. अब ये बहुत लैंडमार्क केसेस है, ये बेसिक है कि आपको पता होने चाहिए. 2001 में डैनियल लतीफी केस, 2003 में जॉन वॉल्टमॉन केस. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन. असर्शन रीजन के क्वेश्चन जरूर करके जाना, बहुत ज्यादा आते हैं. क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये टाइम लेते हैं, पेपर लेंदी होता है. बाद में मत कंप्लेन करो कि पेपर लंबा था, आएगा ही लंबा. प्रिपेयर होके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ. ठीक है. अब बात करते हैं इसमें कि असर्शन और रीजन क्या है. असर्शन में दिया है, इफ द एडॉप्शन इज ऑफ अ सन, अगर लड़के का एडॉप्शन है, द एडॉप्टिव हिंदू फादर और मदर बाय whom द एडॉप्शन इज मेड मस्ट नॉट हैव अ हिंदू सन, सन सन और सन्स सन्स सन. बेसिकली अगर कोई हिंदू फादर और मदर हैं और वो एक लड़का अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में उनका पहले से हिंदू बेटा, बेटे का बेटा या बेटे के बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए, वेदर बाय लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप और बाय अडॉप्शन. ये 3 रिश्तों में पहले से हिंदू बेटा नहीं होना चाहिए, चाहे आपका अपना खून का हो, चाहे गोद लिया हुआ बच्चा हो. पहले से एग्जिस्ट करता है तो आप एक बेटा गोद नहीं ले सकते. ठीक है. लिविंग एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, और वो बच्चा जिंदा भी होना चाहिए. ठीक है. रीजन क्या दिया है, सेक्शन 11 सब क्लॉज 1 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एक्ट विच डील्स विद द राइट ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट्स अंडर अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड एडॉप्शन, ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है. अब अगर आपको ये सेक्शन के बारे में पता है तो आपको इसका आंसर क्लियरली पता है. करेक्ट आंसर इज ए. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सेक्शन 11 अदर कंडीशंस फॉर वैलिड एडॉप्शन का स्टेटमेंट 1 क्लियरली ये बात बताता है जो हमारे असर्शन में दी है, और ऑब्वियसली रीजन में जो दिया है वो क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, इसलिए दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स रिलेटिंग टू सपेंड रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. शॉर्ट में एक वीडियो है, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, हिंदू लॉ हमने काफी हद तक अपने चैनल पे ऑलरेडी कवर कर रखा है, बाकी नहीं किए हैं. आप जाके सपेंड रिलेशनशिप पे एक लेक्चर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा. वाई आई एम सेइंग दिस, सपेंड रिलेशनशिप, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, क्लास 1 क्लास 2 एयर्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में अगर आ गए तो उससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, उसके एप्लीकेशन को लेकर कुछ भी पूछा गया आप आंसर कर लोगे, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगे. ठीक है. किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एंडोगैमी, पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी या फिर एक्सोगैमी. अब इन वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए आपको. करेक्ट आंसर इज एक्सोगैमी. इनके मीनिंग देख लेते हैं. एंडोगैमी का मतलब होता है मैरिंग विद इन वन सोशल ग्रुप. एंडो मतलब अंदर ही अंदर. ठीक है. तो ऐसे याद रख लो, एंडोक्रीन सिस्टम होता है बॉडी में, यानी शरीर के अंदर चल रहा है, तो एंडो मतलब जो अंदर ही हो जाए. अपने ही सोशल सर्कल, ग्रुप या क्लास या कास्ट में फॉर एग्जाम्पल शादी करना, कम्युनिटी में करना, उसे बोलते हैं एंडोगैमी. एक्सोगैमी क्या होता है, सेम बट उल्टा, मैरिंग आउटसाइड. ठीक है. पॉलीएंड्री क्या होता है, विमेन हैज मल्टीपल हस्बैंड साइमल्टेनियसली, एक औरत के एक ही टाइम पे एक से ज्यादा हस्बैंड हो तो उसे पॉलीएंड्री बोलते हैं. पॉलीगाइनी क्या होता है, मैन हैज मल्टीपल वाइफ्स साइमल्टेनियसली. इन दोनों में प्लीज मत कंफ्यूज होना. पॉली गाइनी, गाइनी आप जानते हो मोस्टली औरतों से जुड़े हुए डिपार्टमेंट को ही बोला जाता है, तो मल्टीपल विमेन ऐसे याद रखो. तो आदमी की जिंदगी में मल्टीपल विमेन है साइमल्टेनियसली, और पॉली एंड्री एक औरत की जिंदगी में मल्टीपल हस्बैंड है साइमल्टेनियसली. पॉलीगैमी बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं. पॉलीगैमी एक जनरल अम्ब्रेला टर्म है कि मल्टीपल पार्टनर्स हैं. पॉलीगैमी इज नॉट अलाउड, यानी आदमियों पे भी लागू होता है और औरतों पे भी कि एक से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते. पॉलीएंड्री और पॉलीगाइनी इसी के अंदर आ गए. पॉलीएंड्री एक महिला के साथ मल्टीपल हस्बैंड्स, और पॉलीगाइनी एक आदमी की मल्टीपल वाइफ्स. ठीक है. तो सपिंड रिलेशनशिप किस पे बेस्ड है, हमने क्या पढ़ा सपिंड में कि 3 पीढ़ी माँ की तरफ और 5 पीढ़ी पिता की तरफ छोड़ते हुए ही शादी करनी होती है. तो यानी अपने कम्युनिटी में शादी आप नहीं कर सकते तरीके से. तो आंसर इज एक्सोगैमी. ठीक है. क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ. कौन सा इसमें से एंशिएंट सोर्स नहीं है, स्मृति, प्रेसिडेंट्स, डाइजेस्ट या श्रुति. करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट्स. बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये भी. देखो एंशिएंट सोर्सेस क्या होंगे, श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज, डाइजेस्ट या कस्टम्स होते हैं. ठीक है. डाइजेस्ट भी एक तरीके से कमेंट्रीज का ही पार्ट होता है. ठीक है. मॉडर्न में क्या आएंगे, जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो पहले कभी जजमेंट आ चुका है, लेजिस्लेशन कोई लॉ आया हो, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, बेसिकली जो कोर्ट के डिसीजन होते हैं, जो जजमेंट्स नए आ रहे होते हैं वो. तो ये मॉडर्न मॉडर्न सोर्सेज हो गए. ठीक है. हमसे पूछे थे एंशिएंट सोर्स, तो प्रेसिडेंट एक एंशिएंट सोर्स नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंडर द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 किस केस में आया था, कमेंट में बताओ। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है। अ डिवोर्स्ड वुमन शैल बी एंटाइटल्ड टू, एक डिवोर्स वुमन को क्या क्या एंटाइटलमेंट हो गए। अगर आपको ये एक्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से क्या करना है, मैं मेन बात करके आगे बढ़ जाऊंगी। आप जाइए, बेयर एक्ट खोलिए, इस एक्ट को पढ़िए, समझिए और शॉर्ट में इसको समझ के साइड कर दीजिए। ऐसे पढ़िए कि इस एक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, थोड़ा बहुत गूगल करके, ऑनलाइन डेटा का यूज करके, कि इस एक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए, इससे रिलेटेड बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। मेजर केस लॉस पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे शाहबानो बेगम के, सब वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इससे जुड़ा हुआ है। तो चाहे एक्ट पूछे, उससे जुड़े हुए मेजर एक दो केसेस हैं वो पूछे, तो आप इसको करके पूरी तरह साइड कर दो, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ए, अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर विद इन द इद्दत पीरियड बाय हर फॉर्मर हस्बैंड, ठीक है। ऑप्शन बी, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन बाय हर फॉर्मर हस्बैंड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ऑप्शन सी, गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर रिलेटिव्स इवन आफ्टर हर रीमैरिज, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑल दी प्रॉपर्टीज गिवन टू हर एट एनी टाइम ओनली बाय हर हस्बैंड। ऑप्शन ई, an amount equal to the sum of meher or dower agreed to be paid to her at the time of marriage or at any time thereafter according to Muslim law। कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? करेक्ट ऑप्शंस दिए हैं ए एंड डी ओनली, ऑप्शन बी ए बी एन ई, ऑप्शन सी बी सी ई, या फिर डी ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर इज ए एंड ई ओनली। अब अगर आपको ये सेक्शन के क्लॉजेस याद हैं, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में, पर आपको मेन कंटेंट याद है, पढ़ा हुआ है, तो आप आराम से मार्क कर लोगे। देखो स्टेटमेंट ए क्लियरली यहाँ दिया है, रीजनेबल फेयर प्रोविजन होना चाहिए, मेंटेनेंस का बनाना है, पेड टू हर विद इन द इद्दत पीरियड बाय हर फॉर्मर हस्बैंड। तो स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व कैसे करोगे, इसमें ए नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका वैसे भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट बी देखते हैं, यहाँ पे टाइम दिया है 2 years और हमारे स्टेटमेंट में क्या दिया था, 3 years, तो बी सही नहीं है। ऑटोमेटिकली जहां जहां बी है वो सब एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बचा, ए एंड डी। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी समझने के लिए जरूर पढ़ो, पूरा एक्ट अटैच्ड है, सेक्शन अटैच्ड है, जरूर पढ़ो, बाकी एक्ट को भी जाके पढ़ो, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर ई यहाँ दिया हुआ है और डी देखो यहाँ गलत दिया है, वहां पे लिखा था ओनली हस्बैंड, जबकि बात यह है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो उसको दी हो, रिलेटिव्स ने, फ्रेंड ने, हस्बैंड ने, या किसी भी हस्बैंड के फ्रेंड या रिलेटिव ने, सब उसकी होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मिताक्षर कोपार्सनरी। मिताक्षर कोपार्सनरी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कहाँ पे हुआ है, बेयर एक्ट में जाके देखोगे, जहां पे विमेन को राइट दिया गया है वहां पे, ठीक है, सेक्शन 6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑप्शन ए, अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, ऑप्शन बी, ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, ऑप्शन सी, अनप्रिडिक्टेबल एंड फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट, ऑप्शन डी, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ पोजीशन। ये हम डिटेल में लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, वहां पे कोपार्सनरी का लेक्चर जाके देखोगे, मेरे हिसाब से देख लो। इस तरीके से पढ़ो कि क्वेश्चन देखा, कोपार्सनरी का लेक्चर देख लिया जाके, शॉर्ट में उसको वहां से निपटा लिया 5-10 मिनट के अंदर और साइड कर दिया, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी, ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। तो देखो स्टेटमेंट ये कहता है एक्वायर्स इंटरेस्ट बाय बर्थ, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। मिताक्षर में क्लियर है, जैसे ही आप परिवार में जन्म लेते हैं आपका हक एज अ को पार्टनर बन जाता है, ठीक है, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो। 2005 के अमेंडमेंट के बाद बेटियों को भी बराबर राइट है, तो नो ऑब्स्ट्रक्शन। तो स्टेटमेंट ए अपनी जगह बिल्कुल सही है, अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। स्टेटमेंट बी गलत क्यों है? ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज का मतलब क्या हुआ, इनहेरिटेंस आफ्टर डेथ ऑफ द ओनर, कि मेरी इनहेरिटेंस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कि ये इंसान मरेगा तब मुझे मिलेगा, ठीक है। ये सेपरेट प्रॉपर्टी में होता है पर कोपार्सनरी में नहीं, कोपार्सनरी में आपका राइट बाय बर्थ बनता है, ठीक है। सी, फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट, हाँ फ्लक्चुएटिंग होता है, परिवार में एक बच्चे का जन्म और हो गया, आपकी प्रॉपर्टी का रेशियो चेंज हो गया, 2 लोग मर गए और चेंज हो गया, समझ रहे हो, तो डेथ एंड बर्थ से चेंज होता रहता है। ऑप्शन डी, कॉमन पोजीशन एंड कॉमन ओनरशिप, तो हाँ जितने भी कोपार्टनर्स होते हैं उनकी कॉमन ओनरशिप होती है, वो उस प्रॉपर्टी को ज्वाइंटली एंजॉय करते हैं, कॉमन पोजीशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिए, मैच करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं ऑप्शंस डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ। 4 सेक्शन दिए हैं, 3, 7, 4 एंड 6, 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको मैच दी फॉलोइंग करना है, ठीक है। सीधे आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। देखो ए का 3 है, पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसिंग तलाक इज सेक्शन 4, बी का 2 है, ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल और कंपाउंडेबल सेक्शन 7 है, सी का 4 है, कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन सेक्शन 6, और डी का 1 है, 3, तलाक टू बी अवॉइड एंड इलीगल। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको सेक्शन पता होना चाहिए और वो सेक्शन किस बारे में बात कर रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ और रेलेवेंट इसलिए था क्योंकि लेटेस्ट एक्ट था, देखो 2020 में पूछा है, 19 में आया था, तो आपको पता होना चाहिए था लास्ट ईयर ही अगर कोई नया एक्ट आया तो हर हाल में उस पर सवाल आएगा ही आएगा। और बहुत छोटा सा एक्ट है, बड़ा भी नहीं है, तो इतना तो आप मतलब याद करके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट इनकरेक्ट सब बताना है। स्टेटमेंट 1,
No person except the father or the mother of a child shall have the capacity to give the child in adoption under the Hindu Adoption and Maintenance Act. तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट कोई भी इंसान सिवाय माता या पिता के कैपेसिटी है ही नहीं कि वो बच्चे को गोद दे सके. ओके, स्टेटमेंट 2 देखते हैं. अंडर द एक्ट द सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 और मोर पर्सन. एक बच्चे को साइमल्टेनियसली 2 या उससे ज्यादा लोग गोद ले नहीं सकते. एडॉप्शन के लेक्चर्स देखें तो यू नो द आंसर. कॉमन सेंस से भी सोचोगे तो ये बात तो गलत ही लग रही है. ऐसा थोड़े होता कि एक बच्चा लाए और फ्लैटमेट्स की तरह गोद ले लिया. सिर्फ माँ बाप गोद ले सकते हैं, राइट? मतलब इस तरीके से नहीं कि 5 फ्लैटमेट्स ने मिलकर एक बच्चा गोद ले लिया. ऐसा नहीं होता, ठीक है? बच्चा है, ओके. तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है तो समझ में आ रहा है. तो ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है आंसर या तो बी होगा या फिर सी होगा. सॉरी, उल्टा बोल रहे हैं. स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, मे नॉट बी अडॉप्टेड. स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए होगा या फिर डी होगा. ये भी बहुत ध्यान रखना, नॉट मेंशन्ड है. गलती से उल्टा पढ़ लो और आप गलत मार्क कर दो, ठीक है? तो आंसर या तो ए होगा या फिर डी होगा, जहां पे करेक्ट दिया है, ठीक है? अब इन दोनों में से सवाल ये है स्टेटमेंट 1 सही है कि नहीं है. अब ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन आता है. आंसर की के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 करेक्ट माना गया है एंड आंसर दिया है ए. मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए डी. अब रीजन सुनो. पहली बात लिखी तो सही है. सेक्शन 9 का सब क्लॉज 1 देखोगे, नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड शैल हैव द कैपेसिटी. देखो, और द गार्जियन क्लियरली लिखा हुआ है, तो मुझे आंसर की में समझ में नहीं आया कि वो क्यों इसको करेक्ट मान रहे हैं. क्लियरली मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ठीक है? क्योंकि माँ बाप अगर नहीं है तो उस केस में गार्जियन को राइट है कि वो ये फैसला ले सकता है. ये बात यहाँ क्लियरली एक्सप्लेन की है. बैराक ध्यान से पढ़ना, समझ में आ जाएगा. तो आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो हर हाल में डी है कि स्टेटमेंट 1 हमें गलत दिया है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में लिखा है सिर्फ माता पिता का राइट है, जबकि गार्जियन का भी राइट होता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस. एंड स्टेटमेंट 2 सही है, तो आंसर इज डी. और देखो, सेक्शन 11 का सब क्लॉज 5 आपका स्टेटमेंट 2 है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं. अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑन क्रुएल्टी. अब क्रुएल्टी ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एक 4-5 फेमस जजमेंट दिए हुए हैं, तो आपको उन्हें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है. अब आप सारे जजमेंट क्रुएल्टी पे नहीं पढ़ सकते ऑब्वियसली. एटलीस्ट पीवाईक्यूज में जितने हैं उन्हें कवर करके जाओ, ठीक है? किस बारे में है केस ये आपको पता होना चाहिए और किस ईयर में आया था, ताकि अगर कल को टॉपिक से रिलेटेड हो कि 4 केस के नाम दे दिए जाएं और ये पूछ लें कि इनमें से कौन कौन से केस क्रुएल्टी पे हैं, तो आप वो भी आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है? 4 क्रोनोलॉजीज दी हैं, कौन सा आंसर है? ये 2021 का क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर है सी, 3, 4, 1 एंड 2. केसेस देख लेते हैं. दास्ताने वर्सेस दास्ताने 1975 का केस है. इसमें कहा गया था कि क्रुएल्टी नीड नॉट बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. एक सर्टेन डाउट के बियॉन्ड आपको क्रुएल्टी प्रूव करने की जरूरत नहीं है. इंपॉर्टेंट केस क्यों है? पहली बार मेंटल क्रुएल्टी की डेफिनेशन दी गई थी. भगत वर्सेस भगत 1994. मेंटल क्रुएल्टी इंक्लूड्स लॉन्ग लिटिगेशंस, फॉल्स एलिगेशंस, कंडक्ट कॉजिंग डीप हर्ट एंड पेन. ये सब मेंटल क्रुएल्टी में आता है, ऐसा इस केस में कहा गया था. क्रुएल्टी मस्ट मेक लिविंग टुगेदर इम्पॉसिबल. क्रुएल्टी ऐसी होनी चाहिए कि एक साथ गुजर नहीं हो सकती. अब जया चंद्रा वर्सेस अनिल कौर 2005 का केस है. क्रुएल्टी इज केस स्पेसिफिक, नो रिजिड फॉर्मूला. कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि ये चीज क्रुएल्टी होगी या नहीं होगी. हर केस में डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर कि किस चीज को आप क्रुएल्टी में काउंट करते हो. नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली काफी फेमस केस है 2006 का. एक्सट्रीम मेंटल क्रुएल्टी के बारे में यहाँ बात की गई थी कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इज द ग्राउंड फॉर डिवोर्स. ठीक है, कि बिल्कुल शादी टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो इसको एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स माना जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट. ओरिजिनली अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिवोर्स वाज बेस्ड ऑन. जब एक्ट बना था तो डिवोर्स का बेसिस क्या था? कंसेंट थ्योरी, ब्रेकडाउन थ्योरी, फॉल्ट थ्योरी या विल थ्योरी? तो देखो, विल थ्योरी तो आज भी नहीं है, वसीयत के थ्रू कुछ नहीं होता. ठीक है, डिवोर्स से रिलेटेड. फॉल्ट थ्योरी एग्जिस्ट करती है, ये हमें पता है. ब्रेकडाउन थ्योरी भी यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल है. कंसेंट थ्योरी आप सोचोगे है, अब कंफ्यूजन यही आएगा, बट सेक्शन याद करो. कंसेंट की बात कहाँ होती है? 13B में. अगर इस तरीके से सेक्शन लिखा है तो समझ में आ रहा है ये बाद में ऐड हुआ है, नहीं तो वो प्रॉपर 13-14 ऑर्डर में चलता. 13B का मतलब ही यही है कि ये बाद में ऐड किया है, यानी ये शुरू में नहीं था. तो ए नहीं हो सकता, डी नहीं है. फॉल्ट थ्योरी वाज इज द आंसर. करेक्ट आंसर इज सी. कंसेंट थ्योरी देखो 13 भी एडेड है. ब्रेकडाउन थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे. विल के थ्रू भी डिवोर्स का कोई लेना देना नहीं है. फॉल्ट थ्योरी होती क्या है, शॉर्ट में समझते जाओ, हमने लेक्चर्स में अपने पढ़ा हुआ है. देखो, डिवोर्स सिर्फ पहले उस ग्राउंड पे होता था कि किसी एक पार्टी की गलती होनी चाहिए. किसी ने किसी पे चीट किया है, एक से ज्यादा शादी की है, कुछ ऐसा काम किया है कि एक की गलती है, पति या पत्नी किसी की भी, तब आपको डिवोर्स मिल जाएगा. तो इनिशियली फॉल्ट थ्योरी थी. अब बाद में अराउंड 1976 कंसेंट थ्योरी भी आई कि हो सकता है किसी की फॉल्ट नहीं है पर बस नहीं बन रही हमारी, हमें नहीं रहना साथ,
तो हम म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं कि हम अलग हो जाएंगे। म्यूचुअल डिवोर्स में क्या होता है कि किसी जरूरी नहीं किसी एक इंसान ने कुछ गलत काम किया ही है और बस हमारी नहीं बनती, हमें नहीं रहना, ठीक है। तो ये कंसेंट का कॉन्सेप्ट बाद में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डू नॉट डील विद मैटर्स ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। जैसा मैंने कहा था इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। लिव इन रिलेशनशिप 2021 के टाइम पे काफी न्यूज में था, तो देखो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। कौन सा केस इससे लिंक नहीं है? ऑप्शन ए इंदिरा शर्मा वर्सेस केवी शर्मा, ऑप्शन बी शारदा वर्सेस धर्मपाल, ऑप्शन सी एस खुशबू वर्सेस कन्हई अमल, ऑप्शन डी चनमुनिया वर्सेस चनमुनिया कुमार सिंह, ठीक है। आंसर इज बी शारदा वर्सेस धर्मपाल, 2003 का केस है। देखोगे सारे केस रीसेंट है, कोई बहुत पुराना नहीं, क्योंकि लिव इन खुद में एक नया टॉपिक है। ये किस बारे में केस था? कंपलसरी मेडिकल एग्जामिनेशन इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, ठीक है। हमारे ऑप्शंस क्या है? इंदिरा शर्मा वर्सेस केवी शर्मा 2013 का केस है। लैंडमार्क केस था, डिफाइंड क्राइटेरिया फॉर रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पार्ट 1 में भी कर चुके हैं, ठीक है। एस खुशबू वर्सेस कन्हई अमल 2010 का केस है। इट अपहेल्ड लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट इलीगल। एंड चनमुनिया वर्सेस कुमार सिंह 2011 का केस है। यहाँ पे इट एक्सपैंडेड प्रोटेक्शन टू वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप। अब आपका काम क्या है? पहले इन केसेस के ईयर्स ध्यान से देखो, इनकी क्रोनोलॉजी याद रखो कि पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। कम से कम इन 3 की तो याद रखो, हो सकता है कोई 5वां केस भी एग्जिस्ट करता हो, जाने दो। कम से कम इन 3 को तो मिनिमम आप याद रखो कि ये 3 केसेस अगर कल को दे दिए जाएं और बोलेंगे क्रोनोलॉजी में लगा दो, चौथा केस कुछ और भी हो, पर अगर आपको इनकी क्रोनोलॉजी पता है तो आप सही मार्क कर पाओगे, या बेटर चांसेस है कि सही मार्क करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्ट ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। अभी हमने बात की थी फॉल्ट थ्योरी की कि 1955 के टाइम से क्या था। अब उन्हीं फॉल्ट के ग्राउंड्स पूछे हैं। डेजर्शन, क्रुएल्टी, कंसेंट ऑब्टेन बाय फोर्स ऑफ फ्रॉड, या फिर कन्वर्जन टू नॉन हिंदू रिलीजन। कौन से अप्रोप्रिएट आंसर है? 1 एंड 2, 2, 3 एंड 4, 1 एंड 3, या फिर 1, 2 एंड 4। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 4। देखो सेक्शन 13 डिवोर्स यहाँ पे अटैच है, पॉज करना, पूरा बैराक ध्यान से पढ़ना, ओके। 1 क्लियरली लिखा है कि एक इंसान ने दूसरे को डिजर्ट कर दिया है फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 इयर्स। ये सब पूरी बातें पढ़ो, अगली बार यही पूछ लें कितने टाइम के लिए, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखो, हैज आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रुएल्टी। क्रुएल्टी पे देखो केस लॉज भी आ चुके हैं, क्रोनोलॉजी भी आ चुकी है, और के पॉइंट भी पूछा जा चुका है। स्टेटमेंट नंबर 3 जो है, कंसेंट ऑब्टेन बाय फोर्स ऑफ फ्रॉड, ये सेक्शन 12 में वॉइडेबल मैरिज के अंदर आता है कि इस ग्राउंड पे आप शादी को एनल करा सकते हो। हमसे पूछे हैं डिवोर्स के ग्राउंड, डिवोर्स के ग्राउंड सेक्शन 13 में पॉइंट मेंशन नहीं है, और पॉइंट नंबर 4 क्लियरली मेंशनड है कि कन्वर्ट करोगे तो उस केस में भी, ठीक है। जबकि, और ये आगे का है, ये भी पढ़ लेना, वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12 के अंदर लिखा है कि आपका कंसेंट अगर उस शादी के लिए फोर्स या फ्रॉड के थ्रू लिया गया था, तो आप जाके उस शादी को एनल करा सकते हैं। उसके भी टर्म्स एंड कंडीशन है, बेयर एक्ट में जरूर पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट पर क्वेश्चन है, कौन से प्रोविजन इसमें से सही है? स्टेटमेंट 1, सन ऑफ द प्री डिसीज डॉटर इज क्लास 1 एयर। बेसिकली क्लास 1 क्लास 2 एयर पहचानने हैं। डिटेल में इस पे एक सेपरेट लेक्चर है, प्लीज देख लेना, वहां बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली चार्ट के थ्रू कपूर फैमिली को यूज करके बहुत अच्छे से समझा रखा है। एक बार देख लोगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन है। द रीजन आई यूज फैमिलीज की शक्लें बहुत अच्छे से याद रहती हैं हमें, ठीक है। तो उस केस में आई थिंक आपको काफी अच्छे से याद रहेगा और इसको याद करने में एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा, ओके। तो क्लास 1 क्लास 2 एयर शेड्यूल में दिए हुए सक्सेशन एक्ट के, हमसे पूछा है कौन कौन किस में आता है। सन ऑफ प्री डिसीज डॉटर, वो बेटी जो पहले ही मर चुकी है उसका बेटा क्लास 1 एयर है। ऑप्शन नंबर 2, विडो ऑफ अ प्री डिसीज सन ऑफ अ प्री डिसीज सन, बेटा मर चुका है तो उसका बेटा यानी पोता, मरे हुए पोते की जो विडो है वो क्लास 2 एयर है। स्टेटमेंट नंबर 3, मदर्स मदर, मम्मी की मम्मी यानी कि नानी इज अ क्लास 1 एयर। एंड फोर्थ, मदर्स फादर इज अ क्लास 2 एयर यानी कि नाना। ऑप्शंस क्या है? 1, 2 एंड 3, ऑप्शन 1 एंड 4, ऑप्शन सी इज 2 एंड 4, या फिर डी 2, 3 एंड 4। करेक्ट आंसर इसमें है बी 1 एंड 4। देखो क्लास 1 एंड क्लास 2 एयर क्लियरली देखो, क्लास 1 में दिया है सन ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर, बेटी जो पहले मर चुकी है उसका बेटा अगर है यानी आपका नाती लगा तो वो क्लास 1 एयर ही है। क्लास 2 में देखो ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 दिया था ये गलत क्यों है? विडो ऑफ अ प्री डिसीज सन यानी काइंड ऑफ पोते की जो विधवा है वो क्लास 1 एयर होती है, 2 नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड क्यों गलत है? मदर्स मदर, मदर्स मदर हमसे बोला क्लास 1 एयर है, नहीं, मदर्स मदर इज अ क्लास 2 एयर। आपकी अपनी मदर क्लास 1 एयर होती है पर मदर की मदर नानी क्लास 2 एयर होती है, ये याद रखना। मदर्स फादर वो क्लास 2 एयर होते हैं, ये बात सही लिखी है, तो करेक्ट है 1 एंड 4। कुछ बेसिक ध्यान रखना, क्लास 1 एयर में 16 लोग होते हैं तकरीबन, कौन कौन है? आपका बेटा बेटी,
विडो है अगर आपकी, यानी आपके जो पीछे आपकी वाइफ रह गई है वो मदर। ये 4 रिश्ते तो किसी भी कीमत पे कंफ्यूज मत करना। इसके अलावा सन ऑफ प्रीडिसीज सन, यानी कि पोता, पोती, सन ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर, नाती, नातिन, और भी आगे बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं। डिटेल में इसको पढ़ना, वहां पे बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। सुन्नत, इजमा, उर्फ या कियास। देखो करेक्ट आंसर इज उर्फ। कुरान हमने पहले ही पढ़ा था, ये पार्ट 1 का सेम क्वेश्चन है, मैं रिपीट है, थोड़े से ऑप्शन घुमा दिए हैं। उर्फ पिछली बार ऑप्शन नहीं था, इस बार है। कुरान इज वर्ड ऑफ गॉड, तो ये हर हाल में सोर्स है। सुन्नत, प्रैक्टिस एंड टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्डेड इन हदीथ, जो भी प्रॉफिट की जो प्रैक्टिसेस थी, उन्होंने जो चीजें कही, टीचिंग्स थी उनकी, हदीथ में रिकॉर्डेड है, उसे सुन्नत कहा जाता है। कियास क्या होता है? एनालॉजिकल रीजनिंग यूज्ड टू डिराइव लीगल रूलिंग्स फॉर न्यू सिचुएशंस बाय कंपेयरिंग देम टू प्रिंसिपल्स फाउंड इन कुरान एंड सुन्ना। या फिर इजमा, कंसेंसस जब आ जाए इस्लामिक स्कॉलर्स में किसी लीगल इशू पे। हम इनको डिटेल में पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। मॉडर्न सोर्सेस क्या है? लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजंस एंड कस्टम्स। कस्टम्स को उर्फ कहा जाता है, तो कस्टम्स जो है प्राइमरी सोर्स नहीं है, ये मॉडर्न भी नहीं, ये सेकेंडरी सोर्स बोला जाएगा इन्हें, ठीक है। यहाँ पे ये सेकेंडरी सोर्सेज हैं, तो कस्टम्स उर्फ जो है एक सेकेंडरी सोर्स है। आगे बढ़ते हैं। अंडर मुस्लिम लॉ डिवोर्स बाय कॉमन कंसेंट इज नोन एज। अगर मियाँ बीवी के कंसेंट से, राजामंदी से तलाक हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? तलाक ए तफवीज, खुला, लियान, मुबारत। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1, 2 एंड 4, 2 एंड 4, 3 एंड 4, या फिर 1 एंड 2। इसका करेक्ट आंसर इज बी, 2 एंड 4। देखो जब हस्बैंड डिवोर्स दे तो कौन कौन से होते हैं? ये तलाक गलत लिख दिया है, मतलब जनरल हेडिंग थी वो। जब हस्बैंड डिवोर्स देता है तो या तो वो तलाकुल सुन्नत होता है जिसमें एहसन और हसन दो आते हैं, तलाकुल बिद्दत होता है, इला या जिहर। ये 4 तलाक तरह के तलाक हैं जो हस्बैंड देता है। जब पत्नी तलाक देती है तो होता है तलाक तफवीज, इसको हमने एआईबी में, अगर आप याद करो, अगर आपने अटेंड किया है, बहुत डिटेल में पढ़ा था, और लियान, ठीक है। और जब म्यूचुअल कंसेंट से होता है तो उसे खुला और मुबारत, ये 2 ऑप्शंस हैं। तो ये तो हर हाल में याद रखो, खुला और मुबारत जो है वो म्यूचुअल कंसेंट के हैं। वाइफ देती है तो तलाक तफवीज और लियान होता है। तफवीज में क्या होता है? डेलीगेशन होता है, ठीक है, तलाक का राइट डेलीगेट किया गया होता है वाइफ को। और बाकी जितने तलाक हैं, तलाकुल सुन्नत, बिद्दत, इला और जिहर, ये सब हस्बैंड के राइट्स हैं। इनको शॉर्ट में यहाँ पे देखते जाओ, बाकी पॉज करके पढ़ लेना। तलाकुल सुन्नत सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्म माना जाता है, सबसे वैलिड फॉर्म ऑफ तलाक माना जाता है। इसको ऑफन तलाकुल रजे भी बोलते हैं। ऑलवेज अ चांस ऑफ रिकंसिलिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज, हमेशा वापस आने का स्कोप रहता है, और ठीक है, ये सबसे वैलिड फॉर्म माना जाता है। इसके भी 2 टाइप होते हैं जो एहसन और हसन मैंने आपको बता दिए। तलाकुल बिद्दत की बात करते हैं, सिंफुल माना जाता है, अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ डिवोर्स नहीं है, इसको तलाकुल बेन भी बोलते हैं। बेसिकली ट्रिपल तलाक जिसकी बात करते हैं, जिसके ऊपर 2019 में एक्ट आया था उसे बैन करते हुए, वो यही था, तलाकुल बिद्दत। इसको सुन्नी रिकॉग्नाइज करते हैं, शिया और मलिकी तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। इसमें क्या होता है कि अगर वो 2 पार्टीज दोबारा शादी करना चाहती हैं तो उस औरत को जो है निकाह हलाला करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। यानी कि उस औरत को पहले किसी और आदमी से शादी करनी पड़ेगी, उससे तलाक लेना पड़ेगा, और फिर वापस अपने पति से शादी कर सकते हो, विच इज वेरी इनह्यूमन, राइट। तो इसलिए तलाकुल बिद्दत को उनके अपने कस्टम्स में भी अच्छा नहीं माना जाता है। इला की बात करें, द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ डिवोर्स इज इला। इसमें पावर टू प्रोनाउंस द डिवोर्स इज गिवन टू द हस्बैंड। इद्दत पीरियड वाइफ को सर्व करना होता है, यहाँ पे रेवोकेट हो सकता है अगर उस इद्दत पीरियड में वाइफ और हस्बैंड सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। इंडिया में अलाउड नहीं है। और चौथा है जिहर, ये भी कंस्ट्रक्टिव डिवोर्स है, वेरी सिमिलर टू इला, ठीक है। इसको पॉज करके पढ़ लेना यहाँ पे, ये भी बहुत रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए, बट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वाइफ जो डिवोर्स देती है, तलाक तफवीज, इसको डेलीगेटेड डिवोर्स भी बोलते हैं। हो सकता है अगली बार ऐसे पूछ लें कि डेलीगेटेड डिवोर्स को क्या कहा जाता है, और 4 ऑप्शंस दे दें तो आप पहचान लोगे, तलाक तफवीज कहते हैं, ठीक है। दोनों शिया सुन्नी से रिकॉग्नाइज करते हैं। हस्बैंड जो कि साउंड माइंड का है और 18 के ऊपर का है, उसको राइट होता है कि वो अपनी वाइफ को ये राइट दे सकता है, डेलीगेट कर सकता है कि तुम जब चाहे तलाक मांग सकती हो, ठीक है। पावर कैन बी कंडीशनल और एब्सोल्यूट इन नेचर, परमानेंट और टेम्परेरी इन नेचर। पार्टीज एक एग्रीमेंट में आ सकती हैं शादी के पहले ही या बाद में भी, इसको कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट भी बोलते हैं, और बाकी डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं। लियान क्या होता है? व्हेन द हस्बैंड फॉल्सली चार्जेस द वाइफ विद अडल्ट्री, दिस टाइप ऑफ डिवोर्स टेक प्लेस। अगर हस्बैंड ने झूठा इल्जाम लगाया अपनी वाइफ पे अडल्ट्री का, चीटिंग करने का, तो उस केस में जो है वाइफ ये डिवोर्स ले सकती है। ग्राउंड्स ऑफ फॉल्स अडल्ट्री ही होने चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट की बात करें तो एक ऑप्शन होता है खुला, खुला मीन्स लेइंग डाउन। इस टाइप के डिवोर्स में द अथॉरिटीज लेड डाउन टू द वाइफ बाय द हस्बैंड। खुला रिक्वायर्स म्यूचुअल कंसेंट फ्रॉम बोथ साइड्स, इसलिए देखो म्यूचुअल कंसेंट में आएगा।
वाइफ विल पे सम कंसिडरेशन फ्रॉम हर प्रॉपर्टी इन रिटर्न फॉर हर रिलीज फ्रॉम हर हस्बैंड, की हस्बैंड वाइफ में म्यूचुअली तय हो कि भाई खत्म करते हैं, और एक कुछ कंसिडरेशन देते हुए वाइफ आजाद हो जाती है, ठीक है। फॉर द हस्बैंड बेनिफिट वाइफ रिलीजेस हर राइट्स एंड मेहर, ठीक है। वाइफ इन दिस टाइप ऑफ डिवोर्स परचेजेस द डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, एक तरीके से डिवोर्स खरीद रही है वो अपने पति से, ठीक है। वाइफ इसमें पहला ऑफर करती है विच इज देन एक्सेप्टेड बाय द हस्बैंड। इन खुला लाइक अदर डिवोर्सेस द इद्दत पीरियड इज टू बी ऑब्जर्व, ठीक है। मुबारत क्या होता है? द वर्ड मुबारत मीन्स म्यूचुअल रिलीज, ठीक है। Parties discharge or release their marital rights. The parties, in order to become free from each other, mutually divorce each other. Mubarat and Khula have similar formalities. Like Khula, Mubarat, there is also an offer and acceptance. ठीक है। इन सारे डिवोर्सेस की तरह इन मुबारत इद्दत पीरियड इसमें भी सर्व किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डज नॉट डील विद द नीड ऑफ एन एनैक्टमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो मैंने पहले बोला था यूसीसी के ऊपर देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आया था क्रोनोलॉजी का। अब पूछ लिया कि इनमें से कौन से केसेस उससे रिलेटेड है। ऑप्शन है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, यू नो कि ये रिलेटेड है, आपने इस पे क्वेश्चन किया है। ऑप्शन बी अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा, ऑप्शन सी सल्ला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी जॉन वॉल्टमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ सी दिस इज हाउ पीवाईक्यूज हेल्प यू। जब आपने पिछले साल का क्वेश्चन देखा उसमें यूसीसी के केसेस दिए हुए थे, ठीक है, क्रोनोलॉजी में लगाने थे। अब आप देखो मेजोरिटी केसेस रिपीट कर दिए हैं और आपसे पूछ लिया है कि कौन से केसेस यूसीसी से डील करते हैं। तो आपने क्योंकि वो क्वेश्चन पढ़ा था, आपको क्रोनोलॉजी भी पता है और आपको ये भी पता है कि कौन सा केस किस बारे में बात करता था। आपको पता है ये यूसीसी से रिलेटेड है, ये भी है, ये भी है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, अशोक हुरा वर्सेस रूपा। ये किस बारे में है? डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में, ठीक है। वी आर डन विद पार्ट 2 हियर, पार्ट 3 जल्दी ही आएगा। स्टे ट्यून, देखते रहना एंड हम जल्द से जल्द इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। लेक्चर हेल्पफुल लगा हो देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू हाइप द लेक्चर इफ इट्स हेल्पफुल। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना एंड प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।